हेलो एवरीवन। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन, कि हम कैसे जो है किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन से मतलब क्या है, उसे जानने से पहले हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया है, क्या कि जो मिक्सचर होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। वन इज होमोजीनस, हम इसे फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनस। ठीक, होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं कि होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें कि मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट को हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएं, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें कि हम दोनों कंपोनेंट की बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल है कि शुगर सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं सपोज, या सॉल्ट सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं, सपोज एक्वस सॉल्यूशन इनका प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शुगर के पार्टिकल को और वाटर के पार्टिकल हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जबकि अगर हम सैंड को वाटर में अगर ऐड कर दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इनके पार्टिकल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे हेट्रोजीनस। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। शुगर सॉल्यूशन या सोल्ट सॉल्यूशन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये होमोजीनस सॉल्यूशन है। होमोजीनस सॉल्यूशन में डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं। अब कोई भी सॉल्यूशन अगर बने, होमोजीनस मिक्सचर अगर बने, तो उसको हम नाम दे देते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनस मिक्सचर को हम नाम क्या दे देते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सोलवेंट। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सोलवेंट। तो सोल्यूट किसी सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट है जो कि पहली बात तो लो अमाउंट में होता है। अगर अमाउंट के बेस पे करें तो जैसे आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, सपोज आपने 100 ml वाटर लिया है, ठीक है, और आपने उसमें 1 ग्राम शुगर ऐड कर दी है। तो यहाँ पर शुगर क्या हो गया, क्योंकि कम अमाउंट में है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में, इसे 100 ग्राम कह लीजिए, है ना, 100 ml या 100 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो शुगर जो है आपने 1 ग्राम ऐड की है, तो शुगर का अमाउंट लो है, तो यहाँ पर शुगर क्या हो गई, सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में वो क्या हो गया, सोलवेंट। क्लियर हो गया इतना कि दो कंपोनेंट। अब जैसे ही आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट सोलवेंट के कितने अमाउंट में डिसोल्व हुआ है, उसी को हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कि कंसंट्रेशन क्या है, बस जैसे ही कोई आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें कोई कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के कितने अमाउंट में डिसोल्व है, उसको हम क्या कह देंगे, कंसंट्रेशन। और वो कंपोनेंट कौन है सॉल्यूशन के केस में, सोल्यूट और सोलवेंट। क्लियर होगा आई थिंक। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वे। तो कंसंट्रेशन को हम किसी भी सॉल्यूशन की डेफिनेट टर्म में कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जैसे दो सॉल्यूशन बने हुए हैं, उसे हम परसेंटेज कंपोजिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कहने लगे आपके पास किसी का 25% सॉल्यूशन है। अभी हम देखेंगे एक एक करके 1 by 1। तो उसमें हमें पता है कि यार 25% कोई एक कंपोनेंट होगा, ठीक, और बाकी का, क्योंकि टोटल कितना है 100%, बाकी का क्या होगा, सपोज बी कंपोनेंट कितना होगा फिर 75%। ऐसे ही किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी, मोलैलिटी और पीपीएम या नॉर्मेलिटी, तो जनरली ये कुछ वे हैं, या मोल फ्रैक्शन। तो डिटेल में तो हम ज़्यादा कहाँ देखेंगे, 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल हम कुछ टर्म देख लेते हैं इनमें से, कि सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे मास परसेंटेज, उसमें भी क्या होता है, मास परसेंटेज कब हम कहेंगे कि मास परसेंटेज के फॉर्म में सॉल्यूशन को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कि आपके पास सपोज 100 ग्राम सॉल्यूशन था, ठीक है, फिर उसमें कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है,
तो अगर सोल्यूट को भी मास के टर्म में ले रखा है और सोलवेंट भी आपका या सॉल्यूशन का भी आपके पास मास गिवन है, तब उसे बोलेंगे हम वेट बाई वेट, क्योंकि आपको दोनों कंपोनेंट का क्या दे रखा है, सोल्यूट का भी और पूरे सॉल्यूशन का भी वेट अगर गिवन है, वेट के टर्म में अगर डेटा दे रखे हैं तो उसे हम किसके रूप में एक्सप्रेस करेंगे, वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक, और कैसे हम वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो जिसका भी हमें वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, चाहे सोल्यूट का चाहे सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट का, तो जिसका भी वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसका मास है ना, मास ऑफ सोल्यूट, सपोज सोल्यूट का कैलकुलेट करना है तो सोल्यूट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट, है ना। ऐसे ही अगर आपको सपोज ये किसका था, सोल्यूट का आपने मेजर किया है, और अगर आपको सोलवेंट का मेजर करना है, सोलवेंट का वेट बाई वेट परसेंटेज मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, बस मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में कह रहे हैं तो 100 को, तो अगर आप दोनों के वेट के फॉर्म में अगर सोल्यूट और सोलवेंट गिवन है तो आप किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, वेट बाई वेट परसेंटेज को। जैसे आपको 96 ग्राम वाटर दे रखा है, 4 ग्राम यूरिया दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो पूरे सॉल्यूशन में तो 4 ग्राम यूरिया हो गया, 96 ग्राम वाटर हो गया। अगर हमें परसेंटेज मास ऑफ यूरिया निकालना है, क्योंकि जिसका अमाउंट कम है उसे हम क्या कह सकते हैं इस समय, सोल्यूट, तो अगर हमें यूरिया की मास परसेंटेज निकालनी है तो कितने ग्राम आपके पास यूरिया था अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 4%। ऐसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, किसी भी सॉल्यूशन में अगर दोनों कंपोनेंट, सोल्यूट भी ml में दे रखा है और आपको सोलवेंट भी ml में दे रखा है, या पूरा जो सॉल्यूशन है वो भी किस में दे रखा है, ml में जो बना है ना, तो उसको हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी का भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो उस सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से इसे देख लीजिए, वाइन कंटेन अबाउट 12% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल, है ना, विच मीन्स देयर आर 12 ml ऑफ एथेनॉल इन एवरी 100 ml ऑफ वाइन, कि अगर आपके पास 100 ml वाइन है, ठीक, और ये कहने लगे कि उसमें जो एथेनॉल मिला है वो कितना है, 12% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक, इट मीन्स क्या है कि वहाँ 12 ml तो क्या है, एथेनॉल है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है, 100 ml, तो इसका मतलब सोलवेंट का कितना होगा, 100 माइनस 12, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 88 ml। तो 88 ml तो यहाँ पे क्या होगा, सोलवेंट होगा, ठीक, जो कि ml के फॉर्म में था ऑलरेडी, है ना ये, और 12% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मीन समझ गए होंगे कि यहाँ 12 ml तो सोल्यूट है और टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml। वॉल्यूम परसेंटेज का एक तरीका और है कि आइडियल गैस के लिए तो देखो एक याद रखने वाली बात है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपके पास आइडियल गैसेस हैं या आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, आइडियल गैसेस हैं या आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे अभी आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल गैसेस क्या होती हैं। तो अगर आपके पास दो गैसेस को आप मिक्स कर रहे हैं, उन दो गैसेस के वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हैं, सपोज एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, या फिर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, सॉरी दो कंपोनेंट को आप मिक्स कर रहे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में थे, जिनका वॉल्यूम आपने ले रखा था, तो अगर उन दोनों का वॉल्यूम, जैसे इसका मैं कहने लगूँ 25 सेंटीमीटर क्यूब लिया आपने और इसका लिया है आपने 75 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल कितना होना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो कब कहेंगे कि कोई सॉल्यूशन बना है सोल्यूट और सोलवेंट को मिला करके, कब हम उसे आइडियल कहेंगे, जब उनका वॉल्यूम कितना हो, टोटल
100 सेंटीमीटर क्यूब हो, क्योंकि आपने 25 ml लिया था, 75 ml ये लिया था, ठीक। तो टोटल कितना होना चाहिए था? 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था वॉल्यूम। अगर ऐसा होता है कि दो वॉल्यूम आपने मिक्स किए हैं, 25 सेंटीमीटर इसका, 75 इसका, तो 100 सेंटीमीटर अगर टोटल वॉल्यूम है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा है? आइडियल है, ठीक है। सिमिलरली गैस के केस में होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा देखा गया है कि अगर दो गैसेस को आप मिक्स कर रहे हैं, दो गैस के वॉल्यूम को मिक्स किया है, या दो सॉल्यूशन, दो लिक्विड कह लो आप, दो लिक्विड के वॉल्यूम को अगर आपस में मिक्स करके आपने अगर सॉल्यूशन बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनके वॉल्यूम ना, जैसे मैंने कहा कि इसका 25 लिया, 75 लिया, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि वो वॉल्यूम 100 ना होकर के कुछ केस में 100 से ज़्यादा हो सकता है, कुछ केस में ये 100 से कम हो सकता है, 99.9598 कह लीजिए। तो एक्चुअल में ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि उनके जो वॉल्यूम है मिक्स करने पे वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, कि हो सकता है जो आपने सोल्यूट लिया हो उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग हो, सोलवेंट लिया है उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग हो, लेकिन जब आपने आपस में मिक्स किया है तब अलग तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। 12th में भी बड़ी अच्छे से पढ़ोगे आप ये राउल्ट लॉ वगैरह में, है ना। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, हम ये मान करके चलते हैं कि हाँ सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल है। हालांकि काफ़ी कम सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि आइडियल होते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्हाट डज इट मीन बाई 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम HCl। अगर आपके पास लैब में ये कहने लगे कि 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपके पास HCl है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 ml HCl इज डिजोल्व इन इनफ वाटर, है ना। इतने पानी में मिलाएंगे HCl को, कितने ml? 10 ml HCl को वाटर की हेल्प से मेकअप कर देंगे, मतलब उसका वॉल्यूम कितना कर देंगे? टोटल 100 ml। तो आप समझ जाओगे कि यार ठीक है, अगर आपको 10% बिलियन बनाना है HCl का, तो आपने 10 ml तो क्या ले लिया? HCl ले लिया, और उसमें क्या ऐड कर दिया? ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने वाटर ऐड कर दिया, है ना। लेकिन कितना वाटर ऐड करेंगे जिससे कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए? 100 ml, है ना। तो वाटर की हेल्प से मेकअप कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 100 ml। तो 10 ऐसे ही लैब में जनरली 37% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपने देखा होगा, बॉक्स पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसका मतलब यही होता है कि 37 ml उसमें क्या है? HCl है, और बाकी अगर 100 ml का सैंपल है तो आपका, है ना, तो उसमें बाकी का क्या होगा? 60 कितना हो जाएगा ये? 63 ml। 63 ml इसका मतलब क्या है? वहाँ अप्रोक्स 63 ml क्या है? वहाँ पर वाटर है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है दोनों का? 100 है। तो ये समझने वाले टर्म है बस, कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के फॉर्म में हम कैसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कि आपको जितना सोल्यूट दे रखा है उसका मास किस में रख देंगे हम? ग्राम में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक, या डेसीमीटर क्यूब। तो किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको स्ट्रेंथ मेजर करनी है, तो स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए फॉर्मूला है, उसका मास रख दीजिए सोल्यूट का, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रख दीजिए? लीटर में या डेसीमीटर क्यूब। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स, है ना, क्योंकि सोल्यूट का मास किस में हो गया? ग्राम में, और वॉल्यूम किस में है? लीटर में। तो क्या हो गया? ग्राम पर लीटर। तो मोल कंसेप्ट, मोल के फॉर्म में भी हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल अगर हमें किसी के भी निकालने हो तो फार्मूला क्या होता है? W/M, ठीक। सपोज आपको सोल्यूट के मोल निकालने हैं, तो ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट रख दीजिए बस, मास ऑफ सोल्यूट पढ़ कर आए होंगे आप 9th-10th में भी, अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये किसी भी कंपोनेंट के सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N=W/M। W क्या है? उसका मास, जो कि आपको गिवन होगा, ठीक, और उसका मोलिकुलर मास, है ना।
बाकी ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि 1 मोल से क्या मतलब है ना, कि आपके पास अगर कार्बन का 12 ग्राम है, इसका मतलब आपके पास उसका 1 मोल है, और H2O का आपके पास अगर 18 ग्राम है, इसका मतलब 1 मोल आपके पास है ना। ऐसे ही इसको भी एक्सप्रेस कर दिया था, तो 1 मोल के फॉर्म में भी हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी के भी मोल अगर हमें कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूशन के अंदर, है ना, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ सोल्यूट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, मोल ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए सोल्यूट के मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना है कि जैसे अगर आपने 2 कंपोनेंट थे ए और बी, दोनों को मिक्स किया, ठीक, और एक सॉल्यूशन बन गया, है ना, तो उसमें ए के कितने मोल हैं, बी के कितने मोल हैं, ठीक, ये तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ए के मोल और बी के मोल कितने हैं, लेकिन टोटल वॉल्यूम जितना है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना है उसमें कितना मोल अंश या मोल फ्रैक्शन ए का है, कितना मोल फ्रैक्शन बी का है। सपोज आपके पास किसी सॉल्यूशन के 10 मोल है और आपको 10 मोल और आपने ए और बी को मिला करके ये 10 मोल ऑब्टेन किए हैं, तो इसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी का कितना है। तो बस अगर आपको नंबर ऑफ मोल इनके कैलकुलेट थे, पता है कि किस किस के कितने मोल लिए थे, फिर आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, मोल फ्रैक्शन निकालना था, है ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, और कैसे, जिसका भी निकालना हो, सोल्यूट का निकालना हो तो सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल, ठीक। ऐसे ही अगर आपको सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे, एन सोलवेंट, मतलब जिसके निकालने हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो नीचे, या एन सोल्यूट मतलब सोल्यूट के मोल अपॉन एन सोलवेंट। क्लियर। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी के फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन की। कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन के पर लीटर में, मतलब वॉल्यूम कितना हो गया लीटर में, तो पर लीटर में किसी भी सोल्यूट के कितने मोल डिसोल्व हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी मोलरिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल एम से। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, m इजिकल टू एन अपॉन वी। अब ये n क्या है, n है W अपॉन m, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये किसके होते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, मतलब जो कम अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का, ये किसका होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा b, और किस में है ये, लीटर, और इसे अगर ml में बदलना है तो 1000 से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या, W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, और किस में है, ग्राम में, इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, है ना, ये लीटर इनवर्स कह लीजिए, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, m क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और किस में आएगा, ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स, है ना, क्योंकि मोलिकुलर वेट किस में आता है, ग्राम पर मोल, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक, यहाँ वॉल्यूम रख देंगे जो भी होगा। अगर 1000 ml है तो 1000 रख दीजिए, 250 ml है तो यहाँ 250 रख दीजिए, है ना, 250 ml है, जैसे 300 ml है तो वहाँ पे इस तरह से आप इसको रख सकते हैं, ठीक। अब ये वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, है ना, ग्राम से ये ग्राम कैंसिल,
मोल ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स है नीचे तो ऊपर क्या हो जाएगा मोल, और ये लीटर इन्वर्स में है तो क्या हो गया मोल लीटर इन्वर्स या मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये मोलरिटी की यूनिट हो गई। तो जैसे कि यूनिट है वो क्या है मोलरिटी की, मोल पर लीटर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है W/m/V, या ऐसे कह लो W इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में ही हम वैल्यू लेंगे जनरली मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से याद रखो बस N/V। N क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, W/m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और डिवाइडेड बाय 1000 अगर हम किस में ले रहे हैं वॉल्यूम को, ml में। ठीक, वॉल्यूम को अगर ml में लेना है तो किससे कर देंगे, डिवाइड 1000 से। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लो इसको। 3.2 ग्राम मेथेनॉल इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। और आपने एक केस है आपके पास कि आपने 3.2 ग्राम मेथेनॉल को 500 सेंटीमीटर क्यूब में मिला रखा है। एक में आपको 6.4 ग्राम मेथेनॉल आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में मिला रखा है। तो कह रहे हैं विल बोथ ए एंड बी हैव द सेम मोलरिटी। तो आंसर हो जाएगा आपका यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 500 है, यहाँ क्या हो गया 1000, जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पे तो वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो कितना है 3.2 ग्राम, जबकि यहाँ कितना है 6.4 ग्राम। तो ये जस्ट जैसे ही ये डबल होगा तो वैसे ही वॉल्यूम भी डबल हो गया। इसका मतलब मोलरिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या समझे आप कि वॉल्यूम और अगर मास ऑफ सोल्यूट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी डबल हुआ है और ये भी डबल, तो मोलरिटी सॉल्यूशन की कैसी रहेगी, सेम रहेगी। हाउ टू प्रोसीड, कैसे हम किसी न्यूमेरिकल को करते हैं। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि अगर किसी भी विलियन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, है ना, और उसका मोलिकुलर मास चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए किसमें, लीटर में। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच केस, है ना। इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, W/m से नंबर ऑफ मोल्स। कन्वर्ट द वॉल्यूम इन लीटर। कैलकुलेट द मोलरिटी बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सपोज हमें ये लास्ट वाला जो एग्जांपल था अभी कि मोलरिटी कैसे सेम रही है, कैसे डबल हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 6.4 हो जाएगा। कितना है 6.4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के केस है। तो दो केस अभी हमने लास्ट उसमें देखे थे क्या, कि 3.2 ग्राम मेथेनॉल को 500 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में मिलाया गया। तो यहाँ पे देखो जो लो अमाउंट में है मीन्स वो तो क्या हो गया हमारे पास सोल्यूट। तो मेथेनॉल तो हमारा क्या हो गया सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब। और मेथेनॉल का अगर हम मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 4 × 1 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, है ना। तो और 3.2 क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, ये क्या आ गया मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन 500। ठीक, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब हो गया और ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया। तो मोलरिटी क्या आ गई, इतने ग्राम पर मोल, सॉरी इतने ग्राम पर लीटर क्या होती है, मोल पर लीटर क्या होती है, सॉरी मोल पर लीटर। तो 0.2 मोल पर लीटर होंगे, मतलब 0.2 मोल डिजोल्व होंगे किसके, मेथेनॉल के, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही 6.4 ग्राम के केस में भी कितनी आ रही है देखो 0.2 m, क्योंकि ये डबल हुआ है ना, मास डबल हुआ, ठीक, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, ये डबल हो गया, इसलिए वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट ppm, कि कैसे हम कंसंट्रेशन को ppm के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे पब्लिक सप्लाई टैंक होते हैं, है ना, तो उसमें
सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में ऐड किया जाता है, जबकि सोलवेंट का अमाउंट या वाटर का अमाउंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए जो भी सब्सटेंस वहाँ ऐड करते हैं तो उनका अमाउंट काफ़ी कम होता है। या आप ऐसे कहने लगो कि जैसे कहीं की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करने लगे तो वहाँ पे एयर में कहीं पे देखा होगा पोल्यूटेंट काफ़ी कम होते हैं, कहीं पे पोल्यूटेंट ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि एयर क्या है, एक सॉल्यूशन ही तो है, तो और उसमें पोल्यूटेंट अगर आ जाए तो वो क्या हो गया, सोल्यूट। अगर पोल्यूटेंट आ जाए तो वो क्या हो गया वहाँ पे, सोल्यूट। तो क्योंकि सोल्यूट काफ़ी कम अमाउंट में है तो उनकी कंसंट्रेशन को हम, जहाँ पे भी सोल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम होगा किसके कंपेयर में, सोलवेंट के, तो वहाँ पे हम कंसंट्रेशन को पीपीएम, पार्ट पर मिलियन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। कैसे, डेफिनेशन देख लो, ए यूनिट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट। लाइक जैसे आपने 1 mg किसी सब्सटेंस का 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन में ऐड किया है ना। तो हम कैसे उसकी कंसंट्रेशन को पीपीएम के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं किसी कंपोनेंट की, जैसे मास ऑफ कोई कंपोनेंट बी था अपॉन टोटल मास इनटू 10⁻⁶, मतलब 1 मिलियन, ठीक। 10⁻⁶ किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन के। तो बस उसका मास रखेंगे, टोटल मास रख देंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁶ से। तो इससे रिलेटेड आगे देख लेते हैं। इन केस ऑफ गैसेस पीपीएम रेफर्स टू वॉल्यूम रेदर देन मासेस, है ना। मास के ना रख के फॉर्म में ना रख करके किस फॉर्म में रखेंगे, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो 1 ppm ऑफ गैस, इसका मतलब क्या है, अगर गैस के अमाउंट को हम एक्सप्रेस करने लगे पीपीएम के फॉर्म में तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इन 1000 लीटर, है ना। तो मास के टर्म में तो क्या कर दिया हमने कि सपोज किसी कंपाउंड का आपके पास 1 मिलीग्राम है तो वो किस में होगा, 1 किलोग्राम ऑफ अगर सोलवेंट में आपने मिक्स कर रखा है, तो अगर आपको मास के फॉर्म में दे रखा है तो जनरली वो किस पे अप्लाई होगा, या तो आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो सब्सटेंस या फिर किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में। जबकि अगर गैसेस दे रखी हैं तो गैसेस के फॉर्म में या गैसेस की कंसंट्रेशन को कहीं पीपीएम के फॉर्म में शो करना है तो आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, उनके वॉल्यूम के फॉर्म में, है ना। कैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैसेस इन 1000 लीटर। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में देख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन कैलिफोर्निया हैज़ बीन फाउंड टू बी 0.5 ppm। इसका मतलब क्या है कि 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO3 इज प्रेजेंट इन 10⁻³ लीटर ऑफ एयर। कि लेयर का, अगर ये कह रहे हैं कि 0.5 ppm कंसंट्रेशन है SO2 की कैलिफोर्निया में, इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 सेंटीमीटर क्यूब SO2 एयर का अगर आप 10⁻³ लीटर वॉल्यूम अगर आप ले रहे हो तो उसमें कितना अमाउंट है इसका, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा किसका, SO3 का, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है। तो गैसेस के केस में वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं बस मासेस को। जैसे 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेट 1030 ग्राम एंड कंटेन अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजोल्व O2। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm, ठीक। तो 1 लीटर आपके पास सी वाटर है, उसका वेट कितना होता है, लगभग 1030 ग्राम, है ना। 1 लीटर सी वाटर का जो वेट है वो कितना है, 1030 ग्राम। इसमें कितने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 6 × 10⁻³ ग्राम। तो बाद में क्या कह रहे हैं, इसकी परसेंटेज, इसकी कंसंट्रेशन को हमें पीपीएम के फॉर्म में बताना है ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट द मास ऑफ सोल्यूट इन mg, क्योंकि हमने बताया था अगर मास दे रखा है सोल्यूट का तो उसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, mg में। कन्वर्ट द मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg, डिवाइड द मास ऑफ सोल्यूट बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, फाइनली मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10⁻⁶। तो वही है, सब कुछ फॉर्मूले बेस्ड है। देखो जब न्यूमेरिकल सामने आएगा तब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कैसे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन mg दे किस में रखा था, ग्राम में दे रखा था हमें, ठीक है।
तो 1000 मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम इक्वल टू, तो हमने क्या कर दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक। और इससे मिलीग्राम में मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 6 mg, है ना, कितना हो गया ये 6 mg। तो ये भी हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ppm ऑफ O2 इन 1030 ग्राम सी वाटर, है ना, 1 लीटर का वेट दे रखा है ये सी वाटर का, कितना है 1030 ग्राम। और ppm में हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बतानी, तो क्या कर दो, बस मास ऑफ ऑक्सीजन रख दो मिलीग्राम में, और मास ऑफ सी वाटर किस में रख दो, बस ग्राम में, सॉरी किलोग्राम में। तो क्या था, मिलीग्राम में ये हमने अमाउंट रख दिया किसका, ऑक्सीजन का, और 1030 ग्राम को हमने डिवाइड कर दिया किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से। तो अप्रोक्स कितना आ गया ये, कि अगर हम 1030 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इसको 1 मान लिया है अप्रोक्स। अगर इसको 1 मानोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻6, लेकिन ppm में कन्वर्ट करना है तो 1 ppm किसके इक्वल होता है 10⁻6 के, तो आंसर क्या आ गया आपका 6 ppm। इसका मतलब कि 6 ppm या पार्ट पर मिलियन, कि 1 मिलियन में कितने ppm ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 6 ppm। नेक्स्ट टर्म आता है मोलेलिटी। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का नेक्स्ट मेथड है मोलेलिटी। अब ये मोलेलिटी क्या होती है ना, जैसे अभी हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी है, सॉरी मोलरिटी। मोलरिटी में क्या पढ़ा है हमने, कि मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस यहाँ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इतना डिफरेंस है। तो मोलरिटी में तो क्या है, N/B, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि यहाँ क्या है, बस मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वहाँ वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, जबकि यहाँ किसका है, मास सॉल्वेंट का। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना, ये जो मोलेलिटी होती है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो मास है ना सॉल्वेंट का, क्योंकि हमने यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट रखा है और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, जबकि मोलरिटी के केस में हमने क्या ले रखा है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम हो सकता है बढ़ जाए, और टेम्परेचर कम करने से हो सकता है वॉल्यूम कम हो जाए। मींस सिंपल सा, अभी यहाँ कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही, बस ये हो रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मोलरिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जबकि मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी वजह से मोलेलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ये एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछता है ना, कि मोलेलिटी डिपेंडेंट होती है या नहीं होती है टेम्परेचर पर। तो मोलेलिटी इंडिपेंडेंट होती है, जबकि मोलरिटी डिपेंडेंट होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर केजी। कि नंबर ऑफ मोल्स को किस में कैलकुलेट करोगे, W/m के फॉर्म में, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रख दोगे, बस केजी में। तो यूनिट क्या हो गई इसकी, मोल पर केजी। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी भी एक मेथड है या एक टर्म है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। इसमें क्या है, ये और मोलरिटी बस सेम ही है, बस उसमें क्या थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी अभी बात कर लेते हैं ना शॉर्ट में। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वाइल नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। बस यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, क्योंकि जो इक्विवेलेंट वेट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम किसी के भी कैसे निकालते हैं, तो उसका वेट अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी का, वो भी अभी हम देखेंगे। तो क्योंकि मोलिकुलर वेट तो हमें सीधे सीधे पता है कि मोलिकुलर वेट क्या है, कि आपके पास H2O दे रखा है, तो बस सीधे सीधे जितने इसमें हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, उसका 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 18 हो गया। लेकिन
ऐसे ही NaCl का है, तो NaCl का मोलिकुलर वेट तो निकालना बिल्कुल सीधा सीधा है कि 23 और प्लस 35.5, तो इस तरह से हम मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 58.5 हो गया। ठीक, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास जो सोल्यूट है वो पहली बात तो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, जनरली यही होता है। ठीक है, या तो आपके पास एसिड हो सकता है सोल्यूट के फॉर्म में, या बेस हो सकता है, या सॉल्ट हो सकता है। तो कैसे आप इनकी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये बेसिसिटी क्या होता है ना, मोलिकुलर मास तो हम सीधे सीधे रख देंगे, है ना। अब बेसिसिटी क्या है एसिड की, तो किसी भी एसिड की जो बेसिसिटी है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, है ना। जैसे मैं कहने लगूँ SO4 है तो ये किस में ब्रेक होगा, मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है, ये प्रोटॉन दे सकता है 2, तो इसकी जो बेसिसिटी हो गई वो कितनी हो गई 2, है ना। अब जैसे HCl है तो HCl का आप बताइए जल्दी, ये मैक्सिमम 1 ही दे सकता है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई 1। ऐसे ही बेस की बात करने लगे, बेस की निकालनी हो, ठीक है, तो बेस की निकालनी हो तो बेस की क्या होती है, जैसे NaOH है, NaOH क्या है, बेस है, तो बेस की निकालनी हो तो क्या होगा, ये किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस में। तो बेस की होती है एसिडिटी, बेस की क्या होती है एसिडिटी, एसिडिटी क्या होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ठीक है, या कितने हाइड्रोक्साइड आयन वो दे सकता है। जैसे NaOH कितने दे रहा है 1, तो इसकी जो एसिडिटी हो गई वो क्या हो गई 1। ऐसे ही अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में ब्रेक होगा, कैल्शियम प्लस 2 और 2 हाइड्रोक्साइड माइनस, है ना। तो इसकी जो बेसिसिटी हो गई, कितने हाइड्रोक्साइड आयन दिए हैं इसने, इसकी बेसिसिटी नहीं होगी सॉरी, इसकी क्या होगी एसिडिटी, ध्यान रखेंगे बेस की क्या होती है एसिडिटी, ठीक। तो ये कितनी होगी इसकी एसिडिटी 2, क्लियर हो गया। तो कैसे निकालते हैं एसिड का एक, है ना, बेसिसिटी, और एसिड की तो क्या निकालते हैं बेसिसिटी, और बेस की क्या निकालते हैं एसिडिटी, ठीक। और ये मैंने बता दिया एसिडिटी क्या होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, और बेसिसिटी क्या होती है, इसको भी लिख लेता हूँ, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा था इसकी बेसिसिटी कितनी थी यहाँ पर 2, क्योंकि कितने H प्लस आयन दिए थे 2, इसकी कितनी है 1, क्योंकि कितने डोनेट करेगा 1। तो इस तरह से एसिड और बेस की बेसिसिटी और एसिडिटी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो मोलिकुलर मास रख दो उस एसिड का अपॉन उसकी बेसिसिटी रख दो, ठीक है। अगर हमें बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो हम क्या करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ बेस अपॉन उसकी एसिडिटी, और एसिडिटी मैंने बता दिया लास्ट स्लाइड में,
कि एसिडिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर। तो एक एक करके एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। पहले एसिड का देख लेते हैं। एसिड का केस जैसे H2SO4 है, अभी बताया है। H2SO4 क्या है, एसिड है। क्या होगी इसकी बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी 2। ठीक है, लास्ट स्लाइड में है ना। तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका पहले मोलिकुलर मास निकाल लीजिए। मोलिकुलर मास कितना होता है इसका 98। ठीक है, कैसे, 2 हाइड्रोजन का, चलो इसे फ्रैक्शन कर देता हूँ। 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, सल्फर का कितना हो गया 32 और प्लस 64, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये 98 हो गया। लेकिन हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना था। इक्विवेलेंट वेट अगर हमें इसका निकालना है H2SO4 का, तो इसका मोलिकुलर मास कितना है 98 और इसका बेसिस एसिड है ना ये, तो इसकी क्या होगी बेसिसिटी, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना रखेंगे हम 49। ऐसे ही अगर हमें बेस का निकालना है ना, तो जो सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभी हमने लास्ट स्लाइड में एसिडिटी बताई थी, कितनी होती है इसकी एसिडिटी 2, है ना। तो कैल्शियम का होता है 40, मोलिकुलर मास रख लीजिए इसका। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मोलिकुलर मास रख लीजिए कैल्शियम का, कितना होता है 40 प्लस हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का, तो ये क्या होगा 17 × 2, तो कितना हो गया ये 30, 40 प्लस 34, है ना। तो कितना हो गया ये 4 और 3 और 4 कितना हो गया 7 और डिवाइडेड बाई 2। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसकी एसिडिटी कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 37। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कितना आएगा 37। ऐसे ही अगर आपको सोल्ट की निकालनी है, ठीक है, तो सोल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेट ऑफ कैटायन अपॉन नंबर ऑफ चार्ज प्लस वेट ऑफ एनायन। वेट मतलब मोलिकुलर वेट, है ना। वेट का मतलब क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ कैटायन एंड मोलिकुलर वेट ऑफ एनायन अपॉन नंबर ऑफ चार्ज। ठीक, तो जैसे आपका NaCl का कैलकुलेट करना है, तो NaCl किस में ब्रेक होगा, NaCl एक सॉल्ट है, Na प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक होगा, है ना। तो सोडियम आयन में ब्रेक, कैटायन कौन है, सोडियम आयन कितना होता है मोलिकुलर मास 23। पता है चार्ज आते ही मास में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे 2 चार्ज आ जाए 3 आ जाए, जो सोडियम का होगा वही क्या होगा सोडियम आयन का होगा। अपॉन कितना चार्ज है 1 प्लस 35.5, कितना चार्ज है इसके ऊपर भी 1, तो इस तरह से कितना हो गया इसका 58.5 अपॉन 1, तो इसका कितना आ जाएगा 58.5। तो ऐसे ही आप मैसेज में बताएंगे कि कैल्शियम क्लोराइड का कितना होता है, क्योंकि ये क्या है सॉल्ट है, तो इसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, है ना, फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, किस किस का, नॉर्मेलिटी का और मोलरिटी का। बस वहाँ मोलिकुलर वेट रखना होता है और नॉर्मेलिटी के केस में इक्विवेलेंट वेट रखना होता है, तभी इसकी जो उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर और इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कह सकते हो अगर रिप्लेस करना चाहो तो।
क्या क्या आपको पॉइंट रिमेंबर करने हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालनी है और आपको नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और आपको उसका इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होती है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ऐसे ही नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलरिटी इनटू मोलर मास। मोल परसेंट अगर हमें किसी का निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तो तरीका बता दिया मैंने, जिसका भी मोल निकालने हो उसके मोल अपॉन, जैसे Na कोई सोल्यूट था और Nb क्या था, कोई सोलवेंट था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर हमें निकालना हो, इसको इस तरह से मोल फ्रैक्शन को जनरली x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हमें किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना, जैसे A कंपोनेंट का निकालना, तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। लेकिन अगर ऐसे ही मोल परसेंटेज निकालनी हो तो बस क्या कर दो, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आपको एक्स बी नंबर ऑफ किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालना हो किसी का, तो उसके मोल जिसके निकाल रहे हो अपॉन टोटल मोल। ठीक, मोल फ्रैक्शन तो इस तरह से निकल जाता है। ठीक, और मोल परसेंटेज निकालनी हो तो बस इंटू क्या कर दो, 100। तो मोल फ्रैक्शन इंटू 100। 1 ppm 1 mg इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। गैस के केस में बता दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और किसमें, इन 1 लीटर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। ओके बेटा।